हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, तो आ गए हम लोग ग्रेविटेशन के एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर, जिसमें हम लोग 2004 से लेकर के 2019 तक जितने भी सवाल आए ग्रेविटेशन में वो सब करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जहां जहां जो जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो सारी चीजें मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चंस दे चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, जाकर के उसके हाइलाइट्स में देखिए। मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, तो आई होप क्वेश्चन होंगे आपके पास, नहीं भी है तो मैं आप लोगों को रीड करके सुनाते जाऊंगा, आप लोग उसको देखते जाइएगा और इन्फॉर्मेशन तो लिखूंगा मैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एमएसटी सीईटी 2004 में एक सवाल आया था। A planet has twice the radius but mean density is 1/4 as compared to Earth। एक planet है जिसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ planet is 2 times radius of Earth and उसकी जो mean density of planet है वो कहता है 1/4, यानी density of Earth का चौथाई है। आपको बोलता है what is the ratio of escape velocity from Earth to that from the planet। आपको पूछा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इसका आप लोग क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लैनेट डिवाइड बाय एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है आपको समझा देता हूं मैं। आपके पास अगर क्या है, मान लीजिए अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, इस पे कोई मास m का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। इसको आपको क्या करना है, अर्थ की कहीं, ये अभी थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली ग्रेविटेशन फील्ड तो इन्फिनिटी तक होती है। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए उस पे बहस कर सकते हैं हम कि कहाँ तक होती है, कौन से पॉइंट तक हम लोगों को चेक करना है, लेकिन अभी फिलहाल आपको सवाल हल करने के लिए कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ तक ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है इफेक्टिव, तो हम लोग को अगर क्या करना है, इसको ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर निकालना है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देनी पड़ेगी। वही वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। समझ में आ गया, इसमें कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, इसका ध्यान रखना है। अभी कंफ्यूजन होगा, सारे कंफ्यूजन निकालते जाऊंगा तुम्हारे में। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो अर्थ सरफेस से अगर मुझे क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है ताकि वो क्या हो जाए, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी। वेलोसिटी के टर्म्स में एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अगर इसी चीज को एनर्जी के टर्म्स में बोलेंगे तो बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, कि इतनी एनर्जी दे दो कि वो क्या करे, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। आऊंगा उस पर। तो अभी फिलहाल ये मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर। ठीक है, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर देख करके समझ में आ रहा है मुझे, ये मास ऑफ द प्लैनेट है और ये क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। बात समझ में आ रही है। मास की कोई चर्चा नहीं की है, डेंसिटी की चर्चा की। तो डेंसिटी को अब क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी वहां पर लाना पड़ेगा। डेंसिटी कैसे लाएंगे, समझा रहा हूं मैं। सॉल्व करने के लिए तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, लेकिन मुझे एक एक चीज एक्सप्लेन करनी है तुमको। देखो, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या होगा बच्चों, मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यही होगा आपका मास, क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को वैसे ही रखो, और जो आपका अर्थ होता है वो एक स्फीयर मान लिया अगर जाए, एक स्फीयर मान लिया जाए, तो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। कोई भी अर्थ या कोई भी अपना प्लैनेट ले लोगे, अर्थ या कोई भी प्लैनेट, तो उसका जो हम लोग वॉल्यूम मानेंगे वो हम लोग स्फीयर का लेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। क्यों, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो यहां पर मास का फॉर्मूला क्या बना, मास का फॉर्मूला बना रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो उस फॉर्मूले में अगर मैं उसको पुट कर दूंगा, कौन सा फॉर्मूले में, वो हमारा जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v इज अंडर रूट ऑफ g इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है, आर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। आर और आर यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, g बचा, रो बचा, 4/3 बचा, पाई बचा और आर स्क्वायर बचा। अब g कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो दो चीजें यहां पर मुझे समझ में आ रही है। क्या चीजें समझ में आ रही है, एक रो और एक यहां पर आर स्क्वायर। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में लिखें तो रो आर स्क्वायर को अगर बाहर ले लिया जाए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर रूट रो। शॉर्टकट बना के दे दिया मैंने तुमको। जब भी एग्जाम में ये सवाल आएगा, तो ये तो तुमको बताया मैंने, आया कहां से, तुम क्या लगाओगे वो बताता हूं तुमको मैं।
अब तुम लगाओगे कि वीई एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर रूट रो। समझ में आ गया? ये शॉर्टकट वहां पर कॉपी कर लेना अगर अपने नोट्स में अगर ऐसे टाइप का सवाल आए तो डायरेक्टली इसको लगा देना, हमेशा तुम्हारा काम बन जाए, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। यानी एस्केप वेलोसिटी इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कब? जब डेंसिटी की बात करेगा, मास ऑफ द प्लैनेट की बात करेगा, तो देख के समझ में आ रहा है कि वीई इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम बाय आर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इस तरीके से अभी डेंसिटी की बात किया तो बता दिया आपको मैंने। अब क्या, इसी को लिखो तुम लोग, वीपी अपॉन वीई, है ना? तो क्या होगा? आरपी अपॉन आर ई मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या होगा बोलो? रो पी अपॉन क्या हो जाएगा? रो ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भी अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फॉर्मुलेज वगैरह पे ग्रिप बनाओ। फॉर्मुले कंफ्यूजिंग है, कैसे याद रखने का उसका ट्रिक बताऊंगा मैं भी, ठीक है? लेकिन पूरा आपको लेक्चर ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ बताओ सबसे पहले तो आरपी अपॉन आर ई क्या हो जाएगा? आरपी अपॉन आर ई तो हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ रो पी अपॉन रो इज अंडर रूट ऑफ 1/4। बात समझ में आ रही है? यानी 2 इंटू 1/2 ये आएगा 1:1। समझ आया? क्लियर है? तो याद रखेंगे आप लोग, एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इज एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर रूट रो। समझ आ रहा है? इन टर्म्स ऑफ मास वो तो डायरेक्ट है, बता देने से क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या होगा? मास ऑफ द प्लैनेट, जो भी प्लैनेट का मास है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। समझ में आ गया? मास के टर्म्स में दिया है तो ये लगाओगे, और अगर डेंसिटी के टर्म्स में दिया है तो ये लगाओगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो पक्के तौर पे इसको याद कर लेना और अपने शॉर्टकट्स वाले नोट्स में इसको कॉपी कर लेना। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन है तुम्हारा सी वाला ऑप्शन है 1:1। ठीक है, चलो भाई, तो पहला सवाल था, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। क्या क्या समझ में आया? यहां से समझ में आया कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जो अगर ऑब्जेक्ट को दी जाए तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है। उसके एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। इसमें जी कैपिटल, एम कैपिटल, आर कैपिटल। समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि अर्थ सरफेस पर है तो रेडियस ऑफ द अर्थ लेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है ना? उसके सेंटर से, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लिया मैंने। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। इसके बाद अभी हमारा अगला सवाल क्या है? एमएसटी सीईटी 2005 में पूछा गया था। ये एमएसटी सीईटी 2005 में एक क्वेश्चन आया था। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m इन ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r इज। बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया है आपको। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये भी बताता हूं आपको मैं। आपको बोला गया है, आपको यहां पर सवाल में क्या दिया है? ऐसे आपके पास क्या है? एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इसका मास कितना है? m है। इसकी वेलोसिटी तो ऑब्वियसली क्रिटिकल होगी, आऊंगा उसमें मैं बताता हूं। इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक का वो स्मॉल r है। स्मॉल r क्या होता है? कैपिटल R प्लस h। मतलब क्या? यहां से यहां तक तो रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस ये वाली हाइट क्या होगी? h। तो r प्लस h मिला करके क्या होगा? ये पूरा r बनेगा। वही लिखा है मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो अब बाइंडिंग एनर्जी अपने को निकालना है रिवॉल्विंग सैटेलाइट की। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं कि आएगा कैसे। और ये भी आपसे कहा है कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन mgr के टर्म्स में है, तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आता है। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है उसको समझेंगे। अगर मेरे पास एक सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पूरे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा अभी मैं। सरफेस, अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या करना है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है इसको। तो मुझे जो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। अब सर वेलोसिटी, हाँ अभी इससे पहले किसकी बात की थी? वेलोसिटी की। जो वेलोसिटी इसको मिलेगी वो एनर्जी देने पर उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। और जो एनर्जी मुझे देनी पड़ी इसको, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ी वो एनर्जी को क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ गया? तो दोनों केसेस में उसको अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर ही निकालना है। लेकिन एक बार हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड अगली बार हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। समझ आया? क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक बाइंडिंग एनर्जी को डिफरेंशिएट करके बताता है। अच्छा किया है, बुरा नहीं है, अच्छा है वो। उसने बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी दो तरीके की है। एक वो ऑब्जेक्ट की जो अर्थ सरफेस पर रेस्ट पर है, और एक वो ऑब्जेक्ट की जो क्या है? रिवॉल्व कर रहा है। तो एक इस ऑब्जेक्ट की है जो क्या है? अर्थ के सरफेस पर रेस्ट पर है, इसकी एक बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी एट रेस्ट। और एक वो ऑब्जेक्ट की जो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के आसपास, इसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? दोनों का फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं करना है, फॉर्मूला बताता हूं मैं, ठीक है? क्लियर हो गया? तो अभी ये आपको समझ में आ गया, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है अर्थ सरफेस पर, उसको बाहर भेजने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी एट रेस्ट। और एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है, एक सैटेलाइट ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए, फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस यहां तक का है, उसको यहां से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी। समझ में आ गया? यहां पर इसकी बात कर रहा है, नहीं रिवॉल्विंग की बात कर रहा है, रेस्ट वाले की बात नहीं कर रहा है। दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होगा अगर नहीं पता होगा, तो इसलिए डिफरेंशिएट करके बता दिया मैंने। क्लियर हो गया? चलो भैया अभी समझाता हूं मैं रेस्ट वाले की क्या है और आपके रिवॉल्विंग वाले की क्या है। रेस्ट वाले की होती है प्लस GMM बाय कैपिटल R। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग वाला, जो आपका रिवॉल्विंग वाला होता है वो होता है -12 GMM बाय स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है? स्मॉल r आपका होता है R प्लस H, तो -12 GMM बाय R प्लस H। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से तुमको बता दिया मैंने। हमको इस क्वेश्चन में किसको डिस्कस करने बोला है? रेस्ट वाले को या रिवॉल्विंग वाले को? रिवॉल्विंग वाले को, क्योंकि बोला गया है कि सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है ना? तो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी होगी। मतलब अगर ये सैटेलाइट को क्या करना है? अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर उठा के फेंकना है, तो क्या करना पड़ेगा? इतनी एनर्जी दे दो। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो ये होगी आपकी क्या? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये अपने को प्लस में लिखना क्योंकि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है? क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव आएगा। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, तो पॉजिटिव करना है इसको। ठीक है? ये अपने को बात तो समझ में आ गई। अब एक और चीज, स्मॉल जी का एक फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला है बच्चों, वो होता है GM बाय R स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया? उसका फॉर्मूला क्या होता है? GM बाय R स्क्वायर। तो GM क्या बनेगा बताओ? GM R स्क्वायर को वहां भेजो, तो GM विल बी GR स्क्वायर। GM क्या हो जाएगा? GR स्क्वायर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो जहां पर भी GM दिखेगा आंख बंद करके GR स्क्वायर लिख देते हैं अपन। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत जगह अपने को काम आएगा ये। तो यहां पर जो है अपन इसकी बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है ना? ठीक है ना? चलो भाई आ जाओ। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग वाला सैटेलाइट, रिवॉल्विंग वाला सैटेलाइट इज प्लस हाफ GM। ये GM है, देखो फॉर्मूला यही है ना GM, और ये स्मॉल r के टर्म्स में दिया है। हाँ, स्मॉल r के टर्म्स में दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। R प्लस H दिया होता तो यही, क्योंकि स्मॉल r क्या होता है? R प्लस H। अब ये जो GM है बच्चों, ये GM क्या है? ये GM होता है GR स्क्वायर, ये स्मॉल m, और डिवाइडेड बाय क्या है? ये आपका पास क्या है? ये आपका है R। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसको अब समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया, इसी को हम लोग mgr स्क्वायर अपॉन 2r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? mgr स्क्वायर अपॉन 2r। आपका बन गया बी वाला ऑप्शन। समझ में आ गया? क्लियर है? ये सिर्फ समझाने के लिए तुमको वक्त गया है, वरना क्वेश्चन तो बायात का खेल है। क्या बोला है? क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, जिसका जो ऑर्बिट का रेडियस है वो क्या है? r है, स्मॉल r है। ठीक है? अच्छा, और एक चीज, कोई अगर क्या करेगा? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो अब तक क्या क्या बताया तुमको मैंने। एक तो बताया एस्केप वेलोसिटी, वो वेलोसिटी 2 अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर। समझ में आ गया? अब उसके बाद बताया बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? एक रेस्ट वाले की, एक रिवॉल्विंग वाले की। रेस्ट वाले यानी क्या? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको उठा के बाहर फेंकना है अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर। और अगर क्या है? रिवॉल्विंग वाला यानी ऑलरेडी सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, उसको बाहर फेंकना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी होगी, सर्कुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। आऊंगा उसके ऊपर में। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट आपको क्या करना है? बताना है। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता है, प्लस हाफ GMM बाय क्या? स्मॉल r। समझ में आ गया? और GM क्या होता है? कैपिटल G इंटू M, कैपिटल M क्या होता है? GR स्क्वायर। पुट की आंसर आ गया। समझ आ गया? 1 मिनट का नहीं, मेरे हिसाब से 20 सेकंड का सवाल था ये, समझे? लेकिन मुझे तुमको पूरा समझाना है। ये बेसिक चीजें जिस बच्चे को नहीं आती है उनको काम आएगा ये। ठीक है? अभी अब पता नहीं इस साल होता कि नहीं होता, होगा तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज डिटेल में बता रहा हूं मैं। आगे जाकर के 2021 वाले बैच को, उन लोगों को तो काम आएगा ही डेफिनेटली। तो जो बच्चा बाद में देखेगा उसका रिविजन भी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है? चलो भाई, तो बी वाला ऑप्शन था तुम्हारा, वो तुमको बता दिया मैंने कि आया कहां से वो। ठीक है? तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? रिवॉल्विंग वाले सैटेलाइट का। ठीक है ना? क्या फॉर्मूला है? प्लस हाफ GMM बाय R। ठीक है? क्लियर हो गया? और अगर रेस्ट पर है तो ऑब्जेक्ट, तो
सैटेलाइट रेस्ट पर है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो क्या होगा, GMM बाय कैपिटल R, ठीक है ना। चलो भाई ये हो जाएगा, हो गया। उसके बाद तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल बच्चों 2005 में पूछा गया था CET में, ठीक है। अब 2005 में जो सवाल आया था वो क्या है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 3r, हाइट इक्वल्स टू क्या है 3r, उसका आपने को क्या करना है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट ए हाइट इक्वल्स टू 3r अबव द अर्थ सरफेस टू द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। अब क्या, अब समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हो, GH इज इक्वल टू G टाइम्स 1 माइनस 2H बाय R, ये एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो डेफिनेटली ये फॉर्मूला। आप लोग एक और फॉर्मूला पढ़ते हो, GH इज इक्वल्स टू GM अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। अब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ द प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी, तब ये फॉर्मूला लगाना है। यहां पर तो हाइट 3 गुना रेडियस, समझ आ गया। ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, एक ऑप्शन इसके हिसाब से वहां पर दिया होगा, बच्चा लगा के गलती करेगा ही। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, 98% बच्चे गलती कर देते हैं इसके अंदर। तो ये वाला फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, हायर पावर्स को वहां पर निगलेक्ट कर चुके हैं, और ये तभी लगेगा जब क्या होगा, आपका जो है हाइट रेडियस ऑफ द अर्थ या रेडियस ऑफ द प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। समझ में आ गया। तो चुपचाप क्या करने का, जनरल फॉर्मूला लगाने का, ठीक है ना। और अर्थ के सरफेस पे जो आपका G का वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझ में आ गया। आपको रेशियो पूछा है बच्चों, तो चुपचाप ये वाले दो फॉर्मूले इस्तेमाल करो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, GH अपॉन क्या हो जाएगा G, दोनों को डिवाइड किया मैंने, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो GM क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये उलट हो जाएगा, ये हो जाएगा R अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर, ठीक है ना। A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, तो A अपॉन B इंटू D अपॉन C, ठीक है ना। ये ऐसा हो जाएगा R अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर बताओ क्या होगा, देयरफॉर GH अपॉन G इज इक्वल्स टू R अपॉन R प्लस H, कितना है, H दिया है 3R द होल स्क्वायर। समझ में आ गया। बताओ जल्दी से क्या होगा, 3R प्लस R कितना होगा, 4R, दोनों कैंसिल, 1 अपॉन 16, ये तुम्हारा आंसर बनेगा। एंड दिस इज ऑप्शन C। समझ में आया, क्लियर है। तो ये गड़बड़ मत कर देना, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा व्हेन H इज वेरी वेरी स्मॉल देन R। समझ में आया, क्लियर है, वरना गड़बड़ कर दोगे तुम, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, इससे तुम्हारा आंसर हमेशा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूं मैं, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किसके फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड क्या है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। इसके बाद अभी जो है फोर्थ क्वेश्चन जो है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को क्या कर दिया गया, यहां पर उसको कुछ वेलोसिटी दी गई, कितनी दी गई, 4 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सरफेस पे था वो, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन पुल का यहां तक था, तो यहां से एस्केप जब वो किया, तो एस्केप करते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, एस्केप कर गया मतलब वो इन्फिनिटी पे चला गया, हमारे हिसाब से क्या है वो इन्फिनिटी पे चला गया। समझ में आ गया। तो अपने को बेसिकली यही निकालना है कि जब वो एस्केप कर गया तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये अपने को निकालना है, ठीक है। इसका शॉर्टकट तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ मैं आपको तरीका बताता हूं, कुछ चीजें पहले आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसको समझो जरा। अगर अपन ने क्या कर दिया, इसको देखा, तो ये जो है ना, यही एस्केप वेलोसिटी है। अगर मैं क्या कर दूं, किसी ऑब्जेक्ट को मुझे कोई उठा करके ऊपर फेंके, कितनी स्पीड से, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में मैं कितना ट्रैवल कर जाऊं, 11.2 किलोमीटर। समझ आ रहा है, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, तो मैं क्या करूंगा, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाऊंगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये जो है, ये आपकी एस्केप वेलोसिटी है। जो सरफेस पे आपको वेलोसिटी दी गई है ना, वो कितनी है, 4VE दी गई है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो सरफेस पे आपको वेलोसिटी कितनी दी गई है, 4VE दी गई है। और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है V इन्फिनिटी क्या होगा, क्या पूछा है, V इन्फिनिटी क्या होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब V इन्फिनिटी निकालने का क्या है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है और एक लॉन्ग कट फॉर्मूला है। तो मैं पहले क्या करता हूं, आप लोगों को इसको लॉन्ग कट से समझाता हूं, क्योंकि असल जो है वो कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं आपको, शॉर्टकट तो आप झट से लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज याद रखना कि एनर्जी कंजर्व होगी, यहां पर सरफेस पर और इंफिनिटी पर क्या होगी, एनर्जी कंजर्व होगी। तो मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। समझ में आ गया। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। चलो तो यहां पर अब क्या, काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस क्या होगा, हाफ एम वी एस का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम बाय कैपिटल आर, ये इसका फॉर्मूला है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, क्योंकि वहां पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। अगर नहीं पता तो उसको याद कर लेना भी फिलहाल, क्योंकि उतना इन डेप्थ जाने का भी अपने पास मौका नहीं है। तो यू इन्फिनिटी क्या है, जीरो, क्योंकि वहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो बाहर निकल चुका है ना इन्फ्लुएंस से, अब क्यों फोर्स लगेगा, ठीक है। यहां तक अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो कि जो वीएस है वो क्या है, 4 गुना 11.2 यानी 4 टाइम्स क्या है, 4 टाइम्स वी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 16 वी का स्क्वायर हो जाएगा। ये मुझे समझ में आ रहा है। और वी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी बताया था तुम लोगों को मैंने, क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, जल्दी बोलो। v क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जीएम 2gm बाय कैपिटल आर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय क्या होता है, कैपिटल आर होता है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय कैपिटल आर। क्रिटिकल वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल आर। समझ में आ गया, क्लियर है। फॉर्मूला मुझे यही लिखाया था, आई थिंक 2 भूल गया था शायद मैं, याद नहीं है मुझे, तो अगर भूल गया होगा तो उसको करेक्ट कर लेना है। 2gm बाय कैपिटल आर, देखो फॉर्मूला एकदम क्या है, एकदम सेम लगते हैं, तो याद रखना है एस्केप में 2 आता है, क्रिटिकल में 2 नहीं आता है, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय कैपिटल आर, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब क्या, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों साइड पे, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gm बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, 2 को नीचे भेजो तो ये ऐसे हो जाएगा। तो gm बाय कैपिटल आर बताओ क्या आता है, gm बाय कैपिटल आर बताओ क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका v स्क्वायर बाय 2। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हाफ m vs का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इंटू m। समझ में आ गया, v स्क्वायर बाय 2 इंटू m, और ये क्या हो जाएगा, हाफ m v इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। m m m कैंसिल हो गया, समझ में आ गया, हाफ 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 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बच्चों, हमारे पास बचा क्या, देयरफॉर vs का स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस vs का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, vs का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, v का स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इंफिनिटी का स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये मेरे पास आ गया। अब vs क्या है बताओ, vs क्या है, vs मेरे पास है, vs तो है 16 ve का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 vs का स्क्वायर क्या है, 16 ve का स्क्वायर, ये हो जाएगा ve का स्क्वायर, ये v इंफिनिटी का स्क्वायर। समझ में आ गया, तो 15 ve का स्क्वायर, 16 v स्क्वायर माइनस 1 v स्क्वायर विल बी 15 v स्क्वायर और v इंफिनिटी का स्क्वायर। तो v इंफिनिटी विल बी क्या होगा, रूट ऑफ 15 v विल बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये तुमको तो मैंने लॉन्ग कट से बता दिया, अब मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। अब शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या है, क्योंकि सीईटी में अपने को टाइम बचाना है, तो आपको शॉर्टकट समझाता हूँ कि शॉर्टकट क्या है। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाए v एट द सर्फेस इज n टाइम्स ve, अगर आपको ऐसे दिया जाए, समझ में आ गया, v वेलोसिटी एट द सर्फेस इज इक्वल टू क्या होगा, n टाइम्स अगर आपको ve दिया हुआ है, तो आप लोग देन v इंफिनिटी मतलब क्या, जब इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया तब की वेलोसिटी, v इंफिनिटी इज v इंटू n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। ये इसका शॉर्टकट है। अब बताओ क्या दिया हुआ है इधर पे, यहां पर दिया हुआ है सरफेस पर 4ve, कितनी वेलोसिटी दी है 4ve। समझ में आ गया। तो n की जगह पर क्या है, n की जगह पर 4 है, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1 विल बी क्या 15v, यानी 15 इंटू क्या होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक झटके में आंसर आ गया।
समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर ट्विस्ट कर दिया प्रॉब्लम को तो तुमको कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। तो ये अगर ऐसा दिया हुआ है कि सरफेस पे v का इतना गुना है, तो वो जो n है ना आपका, यहाँ पर पुट करो, आंसर आ गया तुम्हारा। समझे, v इंफिनिटी इज इक्वल टू v इंटू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ये सब तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे बनाए हुए शॉर्टकट्स हैं, कहीं नहीं मिलेगा तुमको, ये मेरा खुद का बनाया हुआ शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्टकट हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, शॉर्टकट स्पेसिफिक प्रॉब्लम का ही होता है। और शॉर्टकट कोई नई चीज नहीं होती है, आप किसी टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ लो, आप खुद ब खुद शॉर्टकट बनाना शुरू कर दोगे। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो, तो ये तुमको बता दिया मैंने, शॉर्टकट कॉपी कर लेना, काम की चीज है ये, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद फिफ्थ जो है, फिफ्थ क्या है, Kepler's second law states that straight line joining the planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time। केपलर क्या कहता है, केपलर कहता है अगर ये आपका सन है और ये आपका कोई यहाँ पर प्लैनेट है और ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, मान लो 6 महीनों में। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अभी समझाता हूँ मैं, वो ये बताना क्या चाह रहा है अभी समझा रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या है, टोटल एक्सेलरेशन 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सेलरेशन 0 है या फिर रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या है, सीईटी 2006 में ये सवाल पूछा गया था, 2006 में आया था ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब प्लैनेट गया, सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यही तो कहता है केपलर का लॉ। तो यहाँ से यहाँ तक जब प्लैनेट गया मान लो 6 महीने में, तो इसने जो एरिया कवर किया ना बच्चों, वो A1 है। कितना है, A1 है, ठीक है। फिर वो प्लैनेट जो है यहां से यहां तक जाता है, कहां से कहां तक, अभी ये 1 पोजीशन से 2 गया था, 3 से वो 4 तक आता है, 3 से क्या करता है 4 तक आता है, कितने टाइम में, फिर से 6 मंथ्स में, और ये A2 है। तो जब हमने कैलकुलेट किया 6 महीने में वो यहां से यहां तक गया, तो उसने एरिया कितना कवर किया, A1, और यहां से यहां तक जाने में भी 6 महीने लिया, एरिया कितना कवर किया, A2। हमने जब कैलकुलेट किया तो A1 इक्वल्स टू A2 आता है। Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of its foci and the aerial velocity is constant। समझ में आ गया, दो लॉ को कंबाइन कर दिया मैंने। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या, द रेडियस वेक्टर स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमने टाइम बराबर लिया है तो जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा, अगर दोनों का टाइम क्या है, इक्वल है। समझ आ गया, ये तभी पॉसिबल है। इससे जो कंक्लूजन बेसिकली निकलता है डीए बाई डी टी, वो डीए बाई डी टी का कंक्लूजन, डीए बाई डी टी इज एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मतलब क्या, एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी, एंड एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ में आ गया, एरिया कवर करने वाली वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये इसका कंक्लूजन है केपलर के लॉ का। तो एरियल वेलोसिटी इज डीए बाई डी टी और वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, L अपॉन 2m। समझ में आ गया, L इज द एंगुलर मोमेंटम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो यहां से ये समझ में आ गया कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो एरियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो आता है वो क्या होता है, L अपॉन 2m। डेरिवेशन का वक्त नहीं है, तुमको याद रखना है, L अपॉन 2m इसका एक्सप्रेशन आता है। इसका मतलब मास तो कांस्टेंट है, इसका मतलब L भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, दोनों चीज वेरी नहीं कर रहा। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज मैं कहूंगा L इज कांस्टेंट। L कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तभी तो ये कांस्टेंट है। अगर ये वेरी करेगा तो ये कांस्टेंट कैसे रहेगा। इसका मतलब L कांस्टेंट है, M तो मास तो कांस्टेंट है ही, L कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव लूंगा तो बताओ क्या आएगा, 0, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। लेकिन dl बाई dt जो टाउ होता है, dl बाई dt क्या होता है, टाउ होता है, यानी टॉर्क होता है। तो इसका मतलब dl बाई dt इक्वल्स टू 0 है, मतलब टाउ इक्वल्स टू 0 है। और टाउ तो क्या होता है, टाउ होता है I अल्फा, वो 0 हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। टाउ का और एक फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू अल्फा, वो 0 हो गया। I तो उसका 0 नहीं है, तो I को नीचे भेज दो, इसका मतलब अल्फा 0 हो गया। अगर अल्फा 0 हो गया, और AT यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है R अल्फा, अगर अल्फा 0 है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है। समझ में आ गया। तो ऐसे तुम्हारा ऑप्शन बनेगा B, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। समझ आ रहा है, कहां से कंक्लूजन निकाल के कहां ले गए, समझ में आ गई बात, ठीक है। वापस से क्या कहता है केपलर का लॉ, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर टाइम इक्वल लिया हमने तो एरिया जो कवर करेगा वो इक्वल होगा। एरिया कवर करेगा इक्वल होगा मतलब क्या, इक्वल एरिया अगर कवर कर रहा है तो हम कहेंगे एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। व्हाट इज एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी इज dA by dt। व्हाट इज dA by dt, dA by dt इज L upon 2m। अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका फॉर्मूला होता है L upon 2m, डेरिवेशन नहीं जाना, याद रखना है L upon 2m।
तो इसका ये मतलब हुआ कि m भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है। अच्छा अगर l कांस्टेंट है तो l का डेरिवेटिव ले लो। अरे l कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा लेकिन dl बाई dt सर वो तो टाउ होता है, इसका मतलब टाउ 0 हो गया। लेकिन टाउ क्या होता है, i अल्फा होता है, इसका मतलब यहां पर अल्फा 0 हो गया। अल्फा अगर 0 हो गया मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है ना। तो आई होप मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी मैं पहले आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा कि कैसे इसको शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी। g of a on planet A is 9 times g on planet B। समझ में आ गया। चलो भाई उसके बाद a man jumps to a height of 2 meter on the surface of A। A के सरफेस पे वो 2 मीटर तक जंप करता है। तो what height of jump by the same person on planet B। तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अलग अलग है, तो जीए पे क्या है 9 गुना ज्यादा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, जीबी की कंपैरिजन में क्या है 9 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर क्या होने वाला है, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर जो है एच पी अपने को निकालना है कि अगर ए के सरफेस पे वो 2 मीटर तक जा रहा है तो बी के सरफेस पे वो कितने मीटर तक जाएगा अगर वो कूदेगा। तो समझ में आ गया। यहां पर एक अजम्पशन ये है कि दोनों में वेलोसिटी उसने जो ली है वो क्या है, सेम है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई इसको आप समझते हैं। तो क्या होगा, यहां से वो क्या करता है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा हाइट है भी नहीं, इसका मतलब जी कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक वो कहीं गया होगा, तो जब वो जंप करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u होगी। अब वो चाहे a वाला प्लैनेट हो या b वाला प्लैनेट हो, है ना, यही होगा। इनिशियल वेलोसिटी u होगी, मान लिया मैंने u वेलोसिटी से कूदा, वो दोनों में सेम वेलोसिटी ली, माना गया ये। और जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर तो रुकेगा ना। अगर तुम ऑब्जेक्ट को उछालो, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होता है, मोमेंटम रिलीज की वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0, यानी यहां से यहां तक की जर्नी को देख रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो एक चीज मुझे पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और g क्या है, नीचे है। समझ में आ गया। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। समझ में आ गया। तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh हो जाएगा, नहीं h क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। दोनों में u स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g हो जाएगा। g जितना कम हाइट उतनी ज्यादा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फाइनली ये इसका शॉर्टकट है। ये सब तामझाम नहीं करना है, कहां से आया वो समझाया तुमको मैंने, आप शॉर्टकट लगाओ। जब भी ये सवाल आया है, एक प्लैनेट की ग्रेविटी इतनी, दूसरे की ग्रेविटी इतनी, समझ में आ गया, बताओ उसमें इतने कूदा तो दूसरे में कितने तक कूदेगा, तो लगाओ h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। आंख बंद करके लगा दो, बताओ क्या आएगा, HA अपॉन HB इज GB अपॉन GA। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना। चलो भाई अब क्या बताओ, GB अपॉन GA विल भी क्या होगा, अपने को निकालना क्या है, HB निकालना है, तो पहले ऊपर HB लिख दो ना। ठीक है, एक ही बात है, तुम्हारी मर्जी है। HB अपॉन HA क्या हो जाएगा, GA अपॉन क्या हो जाएगा, GB हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भाई फटाफट पुट करो। HB कितना है वो तो निकालना है। HA कितना है, HA है 2 मीटर, HB अपॉन कितना हो जाएगा 2, GA अपॉन GB विल बी 9, तो HB विल बी 9 × 2 इज 18 मीटर्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो तुमको समझाने के लिए था, वरना सेकंड्स में सॉल्व होना चाहिए सवाल। शॉर्टकट बता दिया, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, वहां पर लिख करके रख देना, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो भाई हाँ जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन अपने से कहता है, if g is the acceleration to gravity on the surface of earth, the gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of earth to a height equal to the radius capital R। g acceleration to gravity on the surface of the earth है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा जब एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से उठा करके रेडियस की हाइट तक का हम लोग लेकर के जाएंगे। mgr के टर्म्स में हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है। क्या मतलब हुआ, देखो जो अभी मैंने फॉर्मूला यूज किया था वैसे ही कुछ है, वही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। m ये भी m मास का एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, इसको अपन क्या करते हैं, हाइट तक लेकर जाते हैं, नजर आ रहा है ना, हाँ एक हाइट तक लेकर जाते हैं। और ये हाइट कितनी बोला है बच्चों, ये हाइट बोला है r की हाइट है।
समझ में आ गया। तो यहां से यहां तक लेकर जाने में पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ ये आपको निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh मत लगा देना। पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, उसको यू से डिनोट करूंगा मैं। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस GMM बाय कैपिटल R। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, बेसिकली क्या है ये, ऐसे होना चाहिए ये स्मॉल r, क्यों? क्योंकि वो हाइट तक भी लेके जाएगा, और स्मॉल r क्या होता है? r प्लस एच होता है। लिख देता हूँ माइनस GMM बाय क्या हो जाएगा? r प्लस एच। ये तो सिर्फ सरफेस वाले के लिए लिखा था मैंने, ठीक है? ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर हो गया? याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बच्चे mgh लगा के गड़बड़ करते, ठीक है? चलो भाई, यहां तक अपने को समझ में आ रहा है। अब गेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा सरफेस पे कितना है, और फिर देखना पड़ेगा हाइट पे कितना है, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो भाई, अब सरफेस पे निकालो जल्दी से, जल्दी से ऐसे डायरेक्ट करो ना। डेल्टा यू निकालता हूं मैं, तो क्या होगा बोलो? ये क्या होगा? यहाँ पर मैंने एच पे निकाला, फिर सरफेस पे निकाला। एच पे निकाला तो क्या होगा? एच इक्वल, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेरे पास माइनस GMM बाय क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? R प्लस एच। तो हाइट पे है, कितनी हाइट पे लेके गया? रेडियस की जितनी। तो R प्लस एच की जगह पर क्या आएगा? एच की जगह पर R आएगा। समझ में आ गया? ये माइनस, और सरफेस के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस GMM बाय R प्लस एच है। समझ में आ गया? सरफेस पे हाइट कितनी है? अरे जब यहाँ से यहाँ तक ले गया तो R हो गया, जब यहाँ पर आ गया तो सरफेस पे हाइट कितनी है? यहाँ पर हाइट तो 0 है, सिर्फ डिस्टेंस क्या लेंगे आप? ये वाला R लेंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो सिर्फ क्या होगा आपका? R आएगा, क्योंकि H क्या है? सरफेस पे 0 है, ठीक है ना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस GMM बाय क्या हो जाएगा? 2R प्लस क्या हो जाएगा? GMM बाय क्या हो जाएगा आपका? R। समझ में आया? क्लियर है? अब क्या देखो, ये 1 GMM बाय R है, और ये हाफ है ना? इसको आगे लिख दूं, माइनस हाफ GMM बाय R, ठीक है? तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा ना, तो प्लस हाफ GMM बाय से अपना कैलकुलेशन बचा सकते हो तुम, ठीक है? अब जो ऑप्शंस है वो mgr के टर्म्स में है। अभी बताया था मैंने, gm की जगह क्या लिखोगे? gr स्क्वायर, तो जाएगा हाफ gr स्क्वायर m अपॉन क्या हो जाएगा? r। r कैंसिल, तो क्या होगा? हाफ mgr। ये फॉर्मूला बनेगा, समझे? तो हाफ mgr सी ऑप्शन है तुम्हारा, समझे? क्लियर हो गया? तो ऐसे पूरा डिटेल में तुमको समझा दिया मैंने, ठीक है? चलो भाई, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आगे आया, फिर से तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको ऑब्जेक्ट की निकालनी, कहीं पर भी सरफेस पे होगा तो एच को क्या कर दो? 0 कर दो। किसी भी हाइट पे निकाल तो हाइट का वैल्यू पुट कर दो। समझ में आ गया? क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी कहा है मैंने, पोटेंशियल नहीं कहा है, याद रखो। पोटेंशियल जब करेंगे तो वहां पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। अभी समझाता हूं मैं, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए जो मैंने पढ़ा है, ठीक है? प्रॉपर्ली रिवाइज करो उसको भी। आगे आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन जो है ये आपको 2009 में पूछा गया है। 2009 में 8th क्वेश्चन आया था। ये क्या है? इफ द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज टी, द काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। अगर टाइम ऑफ रिवोल्यूशन यानी टाइम पीरियड जो है कैपिटल टी है, तो काइनेटिक एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन होगा? तो एक चीज मैं जानता हूं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये क्या है आपका? केप्लर्स लॉ। ये आपका क्या है? केप्लर्स लॉ। याद कर लो उसको, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब क्या काइनेटिक एनर्जी यहां पर बात कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है समझने की कोशिश करो, किसकी काइनेटिक एनर्जी है? कुछ बोला है? हाँ, इन अ सैटेलाइट। इन अ सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट है तो अर्थ के आसपास है, मैं ये मान रहा हूं कि वो क्या कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो अगर वो घूमेगा तो कौन सी वेलोसिटी से घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में? क्रिटिकल वेलोसिटी से। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी से घूमेगा। एंड क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ GM बाय स्मॉल r। स्मॉल r यानी क्या? r प्लस एच। याद कर लो उसको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब आगे कहानी क्या है? अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वो होता है हाफ m v स्क्वायर। अगर ये घूम रहा है किससे? सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी v से घूम रहा है, तो ये vc का आएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? हाफ m vc का स्क्वायर, तो क्या होगा? gm अपॉन क्या हो जाएगा? स्मॉल r। r प्लस एच को स्मॉल r लिख देते हैं शॉर्ट में, बात एक ही है। समझ में आ गया? तो ये मेरे पास क्या हो गया? स्मॉल r। ये अपने पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्या, अब जो है इसको थोड़ा सा भी अपने को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने को काइनेटिक एनर्जी किसके साथ में नजर आ रही? तो यहाँ पर देखो, ये कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट, m कांस्टेंट, gm कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्मॉल r है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपने को क्या मिल रहा है? स्मॉल r मिल रहा है, ठीक है ना? ये अपने को समझ में आता है। अब अपने को क्या करना है? उसको इससे रिलेट करना है।
इससे रिलेट करना है। कैसे रिलेट करेंगे आइए उसको समझते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये आर क्यूब लेकर के आना है, तब मुझे शायद कुछ समझ में आए कि यहाँ पर ये क्या बनेगा। ठीक है ना, मैं कैसे आर क्यूब लेकर आऊंगा आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास जो है ऐसा जो है मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको r⁻⁻1 कर देता हूँ, फिर दोनों साइड क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ, तो क्यूब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, r⁻क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, वो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिखा। अब मैं क्या ये भी कर सकता हूँ कि मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, r⁻3 हो जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू k⁻−3। ये समझा क्या किया मैंने, दोनों का इनवर्स लिया, फिर दोनों को क्या कर दिया, उधर भेज दिया। ठीक है ना, समझा देता हूं मैं, 1/k⁻−3 इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसको यहाँ भेजो, उसको वहाँ भेजो, तो एक ही बात हो जाएगी, है ना। तो r³ इज प्रोपोर्शनल टू k⁻−3। ये करने की खास वजह, हाँ भाई खास वजह है क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर मुझे अब क्या करना है उसको समझने की कोशिश करो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, t² इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, r³ और r³ इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, k⁻−3। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर t² इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, k⁻−3। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी है मुझे t के प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की t से प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा t से प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे माइनस को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, माइनस कहाँ से आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ये बराबर है ये आपका जो है gm/r², ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक गड़बड़ हुई ना, जब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते थे, वो माइनस वाला फैक्टर वहाँ पर नहीं है ना, एक और चीज़ कर सकते थे, वो बताता हूँ मैं क्या कर सकते थे इसमें ऐसा कर सकते थे, आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो है g का फॉर्मूला क्या होता है, gm/ क्या होता है, r²। gh का फॉर्मूला होता है gm/r+h द होल स्क्वायर, r+h क्या होता है आपका स्मॉल r। तो gm का और एक फॉर्मूला होता है, वो होता है gh इंटू स्मॉल r²। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये जो है gm की जगह अपन क्या लिख सकते थे, अपन यहां लिख सकते थे क्या, gm की जगह लिख सकते थे gh इंटू r²। ये कन्वर्ट करना था, हो सकता था ना, हमने छोड़ दिया उसको। इसको काटेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आएगा, तो क्यूब कर देंगे दोनों साइड पे, तो k³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ है और k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k³ है। समझ में आ गया। तो ये ऐसा है। अब मुझे t निकालना है, तो दोनों साइड क्या कर दूंगा मैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा, है ना, स्क्वायर रूट ले लूंगा 3/2, यानी हाफ से डिवाइड कर दिया, ये तो हो जाएगा 1 प्रोपोर्शनल टू k⁻²/3। समझ में आ गया। या काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा बता दो, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ऐसे करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2/3 और प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, k⁻1। k⁻1 कैसे बनाओगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 3 से डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो t⁻2/3 ये ऐसे आया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी t के कैसे प्रोपोर्शनल है वो बताना था। बात समझ में आ गई। क्या किया मैंने, ये चीज यहाँ पर भूल गए थे कि gh इंटू r² भी लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद अपन ने इसको निकाल लिया। ठीक है, तो वो वाला जो माइनस का फैक्टर है वो नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलो भाई ये भी तुमको समझा दिया मैंने। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल क्या कहता है, अगले सवाल कहता है 9th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, 9th क्वेश्चन कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डबल्ड कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ अर्थ न्यू डेंसिटी इज 2 टाइम्स ओल्ड डेंसिटी। ये आपसे कहता है रेडियस कांस्टेंट है, न्यू रेडियस इज इक्वल्स टू ओल्ड रेडियस। तो आपसे कहता है फाइंड द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी। नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, 2010 में पूछा गया ये। नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या ऑन द सरफेस, gm/r²। m को कैसे लिखोगे बताओ, रो इंटू 4/3 पाई r³ अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, r²। ये कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर बचेगा क्या। अब आपके साथ में डेंसिटी है और ये क्या आपका r है, तो g इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r इंटू रो। समझ में आ गया, क्लियर है। अब r तो कांस्टेंट है तो r को हटा दो, कांस्टेंट है तो वो तो चेंज नहीं होने वाला, तो g न्यू अपॉन g ओल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, रो न्यू अपॉन रो ओल्ड। रो न्यू अपॉन रो ओल्ड क्या होगा, हो जाएगा 2, यानी g न्यू इज इक्वल टू 2 इंटू जी ओल्ड। ओल्ड कितना है 9.6, तो 2 इंटू 9.6 9.8 ये विल बी 19.6। समझ में आ गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आपका बी वाला ऑप्शन। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से 9th वाला समझा दिया तुमको मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ स्मॉल प्लैनेट इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, डेंसिटी ऑफ स्मॉल प्लैनेट इज डेंसिटी ऑफ अर्थ, दोनों का डेंसिटी सेम है, while the radius of the planet is 0.2 times radius of the earth, radius of the planet is 0.2 times radius of the earth, ठीक है ना। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, ये क्या है, वैसे ही सवाल है, डेंसिटी के टर्म्स में आपको पूछा है, अभी बताया मैंने, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रो r। अब यहां पर रो कांस्टेंट है तो क्या लिखूंगा मैं, g ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय g ऑफ अर्थ इज r ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय r ऑफ अर्थ, r ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय r ऑफ अर्थ क्या होगा, इसको नीचे भेजो हो जाएगा 0.2, तो gp इज 0.2 ge कितना है, g है 0.2 g, प्लैनेट पे कितना हो जाएगा 0.2 g हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ करेक्ट है बिल्कुल, ए ऑप्शन बनेगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन, which of the following is the evidence to show that there must be a force acting on the earth, इनमें से कौन सा एविडेंस है, ठीक है, सबूत है कि क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आई एम सॉरी एक्टिंग ऑन द अर्थ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, अर्थ पे फोर्स लग रहा है और वो सन की तरफ है उसका डायरेक्शन, इनमें से कौन सा वो क्या कर रहा है, आपको प्रूफ देता है कि ये अगर अर्थ है, ये इस पे फोर्स लग रहा है सन की तरफ, इनमें से कौन सा इस बात का सबूत है। डिविएशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ईस्ट की तरफ क्या होता है, डिविएट हो जाता है, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है, वो अपने को नहीं करना है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यही इसका है, क्यों ऐसा बताओ, फिनोमिनन ऑफ डे ऑफ नाइट, तो रिवोल्यूशन के बारे में है, और अपरेंट मोशन ऑफ सन अराउंड द अर्थ, ठीक है, अपरेंट मोशन, ये समझाता हूं मैं ये क्या है। अगर ये क्या कर रहा है, इन सब में से बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी वाला ही है, क्यों बी वाला है, क्योंकि ये अगर सन के आसपास, सन अगर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो वो रिवॉल्व भी कैसे कर रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, डे एंड नाइट तो बात की बात है, पहले तो रिवॉल्व करना पड़ेगा ना, तो रिवॉल्व कैसे कर रहा है, क्योंकि सन उसको खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें से बी ऑप्शन क्या है, इस बात का सबूत है कि सन की तरफ क्या कर रहा है, अर्थ खींच रहा है, अर्थ को खींच रहा है, कौन, सन खींच रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। 11 सवाल हो गए, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, 12th क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, इससे पहले के 2 क्वेश्चन 2010 में आए हुए थे अभी, 10वां और आपका 9, 10th, 11, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल है, मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ द मून, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ इज 3.5 टाइम्स रेडियस ऑफ द मून। रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू दैट ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी, समझ में आ गया, ये आपसे कहता है रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑन द सरफेस एंड ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी अर्थ सरफेस पे और मून के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी का आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, क्या है, √2gm डिवाइडेड बाय क्या है, कैपिटल R, यही तो है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना। चलो भाई ये अपने को समझ में आता है, यानी जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये निकाल दो, तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, √m/r हो जाएगा, तो ये जाएगा क्या, √ क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ द मून मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय मास ऑफ द मून इज 81, अर्थ डिवाइड बाय मून इज 81 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी 1/3.5 है। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत कर देना, चलो दिमाग लगाते हैं। 81 को बाहर निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3.5 होता तो 7/2 है, 2/7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है। 81 × 2 करो पहले तुम लोग, क्योंकि जब 81 को बाहर निकालोगे वो तो 9 बन जाएगा, लेकिन ये 2/7 की गड़बड़ हो जाएगी। 81 × 2 × 2, 8 2 16, 7 कैंसिल करो जल्दी से, 7 2 14 और 7 3 4 पॉइंट समथिंग आएगा। कैसे आएगा 4 पॉइंट समथिंग, बताओ जल्दी से। 5 होता तो 25 होता, 5 आता, 25 से कम है। 4.81 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 4.81 वही ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया। बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। 12 सवाल आपको मैंने करा दिए। ओके, थैंक यू।